नमस्कार दोस्तों, पवन एजुकेशन स्टडी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। पिछली कक्षा में हमने विशेषण का पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था। आज उसका दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या में यानी संख्या का कुछ से संबंध है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या से कुछ न कुछ इसका संबंध है। अब संख्या ये भी निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हो जाएगी, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्या कराए, बोध कराए। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित और अनिश्चित के आधार पर यानी हमको स्पष्ट हो रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार। कितने प्रकार का हो गया संख्यावाचक विशेषण? दो प्रकार का हो गया। किसके आधार पर? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के आधार पर। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का हो गया हमारा। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कितने प्रकार का हो गया संख्यावाचक विशेषण? दो प्रकार का, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दोनों की परिभाषाओं की बात करें तो सीधा सा स्पष्ट हो रहा है हमको, निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्यावाचक में तो क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हो गई कि इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। दोनों में इतना ही फर्क है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यह ध्यान रखने की बात है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिए आप। पहला उदाहरण है, हमारी कक्षा में 200 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है? हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी। ठीक है, हमारी कक्षा में 200 विद्यार्थी है। यहाँ क्या हो रहा है? संख्या निश्चित है कि विद्यार्थी कितने हैं? 200 हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक
विशेषण। ठीक है, संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, मुझे बाजार से 2 दर्जन पेन लाने। मुझे बाजार से 2 दर्जन पेन 2 दर्जन पेन लाने। मुझे बाजार से 2 दर्जन पेन लाने। हमको पता है दर्जन में कितना आता है, 12। दर्जन में कितना आता है, 12। 2 दर्जन पेन यानी 24 पेन, यह क्या हो गया, निश्चित है। दर्जन में कितने आते हैं, 12, यह हमको पता है और यह निश्चित भी है कि दर्जन में कितने होते हैं, 12। 2 दर्जन पेन लाने, कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा उदाहरण देखिए, हमारे गांव की हमारे गांव की जनसंख्या करीबन 2000। हमारे गांव की जनसंख्या करीबन 2000। कितनी है, 2000 है भाई साहब। हमारे गांव की जनसंख्या करीबन 2000। करीबन शब्द क्या है, एक अनिश्चित है। संख्या कितनी है, करीबन 2000, यानी 2000 से कम भी हो सकती है और 2000 से ज्यादा भी हो सकती है। 2000 के करीब है, 2000 के आसपास या करीब है। हमको निश्चित पता नहीं है 2000 से ज्यादा है या कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। यानी हमारे गांव की जनसंख्या करीबन 2000 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या निश्चित नहीं है, करीबन या लगभग या 2000 के आसपास। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए जो एग्जाम में भी आया हुआ है। 1857 की क्रांति में कई व्यक्ति मारे गए। 1857 की क्रांति में कई व्यक्ति मारे गए। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1857 क्रांति में कई व्यक्ति मारे गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। कई व्यक्ति मारे गए, हमें पता नहीं है कितने मारे गए। ठीक है, तो कई व्यक्ति मारे गए यानी संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ है नापतोल या मात्रा, यानी संख्या में तो किसका बोध होगा, संख्या का, और परिमाण में किसका बोध होगा, परिमाण से पता चल रहा है मात्रा का या नापतोल का। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हो जाएगी, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की, जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, किसका, नापतोल का या मात्रा का, नापतोल
या मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित किसका नापतोल का या मात्रा का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में मैंने बताया था किसका बोध कराए? संख्या का बोध कराए। और परिमाण में किसका बोध कराए? उसकी नाप तोल का या उसकी मात्रा का बोध कराए। वह क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब मात्रा भी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इस प्रकार इसके भी कितने भेद हो गए? दो प्रकार या दो भेद हो गए। किसके? परिमाणवाचक विशेषण के। पहला परिमाणवाचक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित मात्रा का या निश्चित नापतोल का क्या होता है? बोध होता है। निश्चित नापतोल या निश्चित मात्रा का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, बोध मतलब ज्ञान होता है। बोध मतलब उसका ज्ञान होता है। किसका? नापतोल का या उसकी मात्रा का निश्चित ज्ञान होता है। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नापतोल या मात्रा का बोध नहीं होता है। ठीक है, वही संख्यावाचक की तरह है। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है और परिमाणवाचक में मात्रा है उसकी नापतोल का बोध होता है। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नापतोल या मात्रा का बोध होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित नापतोल या मात्रा का बोध नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण है, मेरे दादाजी के पास 10 एकड़ जमीन है। मेरे दादाजी के पास कितनी जमीन है? 10 एकड़ जमीन। मेरे दादाजी के पास 10 एकड़ जमीन है। यहां पे निश्चित हो रहा है कितनी जमीन है? 10 एकड़ निश्चित है। मात्रा या उसकी नापतोल जो भी हो उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे निश्चित है कि कितनी मात्रा उसकी? 10 एकड़। कितनी है? 10 एकड़ जमीन है। हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। यहाँ पे कौन सा परिमाणवाचक हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, हमारे घर में बहुत सारा दूध होता है। हमारे घर में बहुत सारा दूध होता है। हमारे घर में बहुत सारा दूध होता है। दूध तो होता है ये पता है, लेकिन मात्रा क्या है? यहाँ पे निश्चित है, निश्चित नहीं है। सॉरी, निश्चित नहीं है। बहुत सारा
बहुत सारा। अब पता नहीं कितना होता है, कितना होता है, बहुत सारा होता है। इसकी मात्रा क्या है यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हमारे घर में बहुत सारा दूध होता है, यह तो निश्चित है, दूध तो होता है, लेकिन कितना होता है ये निश्चित नहीं है। कितना होता है, 2 किलो भी हो सकता है, 3 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, ये कोई पता नहीं है, यानी बहुत सारा दूध होता है। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, मुझे बाजार से 2 किलो आलू लाने। मुझे बाजार से 2 किलो क्या लाने हैं, आलू लाने हैं। मुझे बाजार से 2 किलो आलू लाने हैं। भाई साहब यहाँ पे संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई कि मुझे कितने आलू लाने हैं, 2 किलो आलू लाने हैं। तो इसमें सीधा सा हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ जाना, कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा उदाहरण देख लीजिए, आधी बाल्टी भरी हुई है। आधी बाल्टी भरी हुई है, हुई, आधी बाल्टी भरी हुई है, कौन सा होगा, निश्चित है, आधी बाल्टी क्या है, भरी हुई है। ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पांचवा उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा गुड़ देना। समझ गए आप कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा गुड़ देना, निश्चित नहीं है कितना लेगा वो या कितना वो देगा, थोड़ा सा गुड़ देना, कौन सा हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों जो सवा, पौन, आधा, ये इसमें क्या होता है, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। आधा हुआ आपका, पौन, सवा, इनमें क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। लिख लेना नोट लगा के, आधा, पौन, सवा में क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, इस प्रकार ये तीसरा प्रकार भी समाप्त होता है। अगला प्रकार है हमारा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, चौथा प्रकार आता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, मैंने इसका एक नाम और बताया था आपको, सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसकी तरह प्रयुक्त होता है, विशेषण की तरह। क्या प्रयुक्त होता है, सर्वनाम शब्द। यानी यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह, विशेषण की तरह, यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, तो उसे
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह क्या होता है, प्रयुक्त होता है, तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द किसकी तरह प्रयुक्त होता है, विशेषण की तरह, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उस गेंद को इधर फेंको, उस गेंद को इधर फेंको। ठीक है, उस यहाँ पे सार्वनामिक शब्द कौन सा है, उस सर्वनाम शब्द कौन सा है, उस गेंद को इधर फेंको। किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है ये, उस शब्द गेंद के विशेषण के विशेषता बता रहा है कि उस गेंद को, सर्वनाम कौन सा है, उस किसकी बात कर रहा है, गेंद की, उस गेंद को किसकी विशेषता बता रहा है, गेंद की, उस गेंद को इधर फेंको। तो ये क्या हो गया, संकेत, उस गेंद को इधर फेंको। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, उस पुस्तक को पढ़ो। कौन सी पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की, कि उस पुस्तक को पढ़ो। सार्वनामिक शब्द कौन सा है, उस पुस्तक को पढ़ो, या संकेत भी हो रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ो, किसके द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, कि उस पुस्तक को पढ़ो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तीसरा उदाहरण देखिए, इस गाड़ी को मिस्त्री को दिखाना। इस गाड़ी को क्या करना है, मिस्त्री को दिखाना। किस गाड़ी को, इस गाड़ी को, सर्वनाम शब्द कौन सा है, इस, किसके लिए आया है, गाड़ी के लिए, किसकी विशेषता बता रहा है, गाड़ी की, कि इस गाड़ी को, संकेत भी हो रहा है, इस गाड़ी को मिस्त्री को दिखाना। कौन सा हो गया, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार विशेषण के चारों प्रकार कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो हमारी 9 से 12 की जो एनसीईआरटी की किताब चलती है, गवर्नमेंट की किताब, उसमें एक 5वां प्रकार और दे रखा है, व्यक्तिवाचक विशेषण, जो कि गुणवाचक का ही रूप होता है। उसको और देख लीजिए आप। पांचवें नंबर पर बताया है तो व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो गवर्नमेंट की किताब है 9 to 12 थी, उसमें ये 5वां प्रकार भी तेज रखा है। इसको गुणवाचक का ही रूप माना जाता है। देखिए परिभाषा देखिए, किसी स्थान विशेष से संबंधित शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, कि वह उस स्थान की क्या बताता है, विशेषता बताता है, इस कारण इसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। किसी स्थान विशेष से संबंधित, देखिए किसी स्थान विशेष से संबंधित शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह
यह भी लिख लीजिए क्या है, किसका रूप है, गुणवाचक विशेषण का ही रूप होता है। ठीक है, किसी स्थान विशेष से संबंधित शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, यह गुणवाचक विशेषण का ही क्या है, रूप है। ठीक है, स्थान विशेष से यह क्या होता है, संबंधित होता है। उदाहरण देखिए, जोधपुरी जूती, नाम सुना है, जोधपुरी जूती। ठीक है, कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव। तीसरा उदाहरण देखिए, जयपुरी रजाई, रजाई कहाँ की है, जयपुर की, जयपुरी रजाई। और जो चौथा उदाहरण लिखने जा रहा हूं वो तो सबने सुन रखा है और सब जानते भी है, बीकानेरी, क्या, बीकानेरी भुजिया, सबने खाई भी होगी बीकानेरी भुजिया। पांचवा, बनारसी साड़ी, साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी। इन सब में क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यह एक स्थान विशेष से संबंधित क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। ठीक है, किस स्थान की विशेषता हो रही है, वहां की विशेषता स्थान की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। जोधपुरी जूती, कश्मीरी सेव, जयपुरी रजाई, बीकानेरी भुजिया और बनारसी साड़ी, ये उदाहरण इनमें से एग्जाम में भी आए हुए हैं। दोस्तों, प्रश्न बनता है, यह गुणवाचक विशेषण का भी रूप है। यदि आपको ऑप्शन में दो प्रकार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक विशेषण भी मिल सकता है। ठीक है, तीन चार तो आप लगा लेना। अगर पूछा जाए जोधपुरी जूती में कौन सा विशेषण, जोधपुरी जूती में कौन सा विशेषण है, तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा, जोधपुरी जूती। अगर गुणवाचक विशेषण ही दे रखा हो तो गुणवाचक आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में उसने व्यक्तिवाचक विशेषण दे रखा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, हाँ, अगर व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आपका जोधपुरी जूती में कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। यदि उसने व्यक्तिवाचक विशेषण दे रखा है तो आपका आंसर होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, इसी के साथ विशेषण प्रकरण अपना समाप्त होता है। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रविशेषण। इसी के साथ धन्यवाद, अपनी तैयारी में लगे रहो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य में सक्सेस हो। धन्यवाद।